Good afternoon, everyone. Center of Excellence in HIV Care at PGI MER Chandigarh welcomes all the participants for today's RDLS session. Today's topic is provision of second and third line ART among adults and adolescents, and the speaker is Dr. Ravinder Kaur Sachdeva. Dr. Ravinder Kaur Sachdeva ma'am is currently working as a senior medical officer at the Center of Excellence and ART Center, PGI MER Chandigarh. She was associated with WHO for strengthening routine immunization and surveillance for vaccine preventable diseases. She has published more than 26 papers in international and nationally indexed scientific journals of high impact and has more than 705 citations. We welcome you, ma'am, for today's session and request you to start the session. Thank you, Shweta, for giving me this opportunity to present the session. So good afternoon, all. I'll be talking about the second line and third line treatment initiation in the patients who are on antiretroviral therapy. So to begin the session, इस session में हम लोग ART treatment failure और वायरल लोड टेस्टिंग को डिस्कस करेंगे. इसके साथ साथ ट्रीटमेंट फेलियर कब आइडेंटिफाई करना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है if somebody is on antiretroviral therapy. सेकेंड लाइन ART फेलियर एंड थर्ड लाइन ART के बारे में बात करेंगे. इसके अलावा ड्रग इंट्रैक्शंस होती हैं, कई बार पेशेंट्स और मेडिसिन ले रहे होते हैं इन्फेक्शंस के लिए या कोमॉर्बिडिटीज के लिए, तो आई विल बी डिस्कसिंग ऑन दोज फैक्टर्स एज वेल. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सो वायरोलॉजिकल फेलियर क्या होता है? अगर वाइल ऑन थेरेपी पेशेंट मेडिसिन रेगुलर ले रहा है, एडहेरेंस उसकी मोर देन 95% है, और वाइल ऑन थेरेपी अगर पेशेंट का जो वायरल लोड है more than 1000 कॉपीज आना शुरू हो जाए at or after 6 months of ART initiation, this is categorized as virological failure. Immunological failure हम कब कहते हैं? That there is a fall in the CD4 count, और CD4 count जो है पेशेंट मेडिसिन ले रहा है रेगुलरली और उसको क्लिनिकल फेलियर का कुछ इंडिकेशन आया, कुछ भी स्टेज 3 या स्टेज 4 इलनेस डेवलप हुई है while on treatment, और उसका अगर हमने अब CD4 रिपीट किया है तो CD4 काउंट इज एट 250 काउंट्स, या persistently there is a fall in the CD4 count below 100, then we call it as immunological failure. एंड देन थर्ड फेलियर जो होता है वो है क्लिनिकल फेलियर. पेशेंट मेडिसिन लेते हुए हमारे पास कोई भी उसको न्यू या फिर रेकरेंट क्लिनिकल इवेंट हो जो कि स्टेज 3 या स्टेज 4 इलनेस को आइडेंटिफाई करता है आफ्टर 6 months ऑफ इफेक्टिव ART, तो देन इट इज कॉल्ड एज क्लिनिकल फेलियर. सो तीन तरह का ट्रीटमेंट फेलियर है. द फर्स्ट वन इज टू अकर इफ समबडी इज ऑन थेरेपी इज द वायरोलॉजिकल फेलियर. उसके बाद इम्यूनोलॉजिकल फेलियर होता है एंड क्लिनिकल फेलियर इज द लास्ट वन टू कम अप. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सो प्लाज्मा वायरल लोड हम पेशेंट्स का कब करवाते हैं? ये हम हमारे प्रोग्राम में, नैको प्रोग्राम में हम वायरल लोड जो फर्स्टली करते हैं पेशेंट्स का ART शुरू होने के 6 months के बाद करते हैं, और जो पेशेंट्स फर्स्ट लाइन ART कंटिन्यू करते हैं उनका इसका रिपीट CD4 है 12 months होता है. एंड उसके बाद पेशेंट अगर स्टेबल है ART पे, फर्स्ट लाइन ART पे, तो हम जो वायरल लोड है एवरी 12 मंथली रिपीट करते हैं, साल में एक बार उसका रिपीट करते हैं. बट जो पेशेंट सेकेंड लाइन पे होते हैं या थर्ड लाइन पे होते हैं उनका वायरल लोड टेस्ट जो है हम एवरी 6 मंथली करवाते हैं आफ्टर इनिशिएशन ऑफ सेकेंड या थर्ड लाइन ART. So it is recommended to assess viral load as per the NACO treatment guidelines. And इसका viral load हमको help करता है ये बताने के लिए कि पेशेंट का ART का रिस्पॉन्स क्या आ रहा है और हम पेशेंट मेडिसिन लेते हुए कहीं फेलियर में तो नहीं जा रहा है. सो ये इसका बहुत ही इम्पोर्टेंस है और हमें ये मिस नहीं करना होता है पेशेंट जब मेडिसिन लेते हैं. सो कभी भी हम पेशेंट का ट्रीटमेंट पे अगर हम कोई सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं या फिर कुछ स्विच कर रहे हैं तो हमें वायरल लोड फिर से रिपीट करना होता है. इसके अलावा इम्पॉर्टेंटली हमें प्रेगनेंसी में हमें ये ध्यान रखना होता है कि जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है उसका वायरल लोड 32 या 36 वीक्स में एक बार जरूर हो, जो कि हमें एसेस करने में हेल्प करता है कि पेशेंट का ट्रांसमिशन का रिस्क क्या है बेबी को.
HIV का ट्रांसमिशन का कितना रिस्क है इफ दैट वायरल लोड इज हाई एट 32 to 36 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। सो जैसे मैंने अभी अभी बताया आपको कि ट्रीटमेंट फेलियर तीन तरह का जैसे है, वायरोलॉजिकल फेलियर या इम्यूनोलॉजिकल फेलियर या क्लिनिकल फेलियर। जब भी पेशेंट मेडिसिन पे होता है तो फर्स्ट वन टू कम अप इज द वायरोलॉजिकल फेलियर। सो अगर आप ये ग्राफ में देखोगे तो इस ग्राफ में तीन तरह की लाइंस दिखाई हुई है, रेड लाइन है, ब्लू एंड ब्लैक। सो जो रेड लाइन है वो वायरल लोड को इंडिकेट कर रहा है, ब्लू लाइन जो है वो CD4 काउंट को इंडिकेट कर रहा है, एंड ब्लैक जो है वो क्लिनिकल रिस्पॉन्स को बता रहा है। और जो नीचे टाइम एक्सिस दे रखी हुई है एक्स एक्सिस में। सो अगर जब भी पेशेंट मेडिसिन खाते हुए उसको ट्रीटमेंट फेलियर डेवलप होता है, मेडिसिन का फेलियर डेवलप होता है, ट्रीटमेंट का फेलियर डेवलप होता है, तो आप देखोगे सबसे पहले जो वायरल लोड है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। सो वायरल लोड एक पॉइंट पे काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुका होता है, तो आप देखोगे तब तक CD4 काउंट है जो स्टेबल चल रहा है, और CD4 का फॉल वायरल लोड इंक्रीज होने के बाद शुरू होता है। और उसके ऊपर जब आप थर्ड लाइन देखोगे तो आप ये देख पा रहे हैं कि पेशेंट काफी देर तक, जब तक वायरल लोड इतना ज्यादा हो चुका हुआ है या CD4 काउंट बहुत गिर भी चुका है, तब तक पेशेंट एक स्टेबल फेज में चल रहा है। और क्लिनिकल फेलियर इज बहुत देर के बाद उसका क्लिनिकल फेलियर डेवलप होता है। जो ऊपर ब्लैक लाइन का जो स्लोप है वो काफी देर के बाद डेवलप होता है जब ART लेते हुए। तो विच मीन्स that the viral load is the first one, virological detection is the first one to pick up the failure, and उसके बाद हम immunological failure detect कर सकते हैं। और clinical failure जो है वो लास्ट ऑफ ऑल काफी देर तक पेशेंट स्टेबल रह सकता है हाई वायरल लोड पे भी और इम्यूनोलॉजिकल फेलियर पे भी। और उसके जो क्लिनिकल एडवांस डिजीज के जो मैनिफेस्टेशन है या स्टेज 4 इलनेसेस हैं वो काफी देर तक काफी डिजीज एडवांस होने के बाद ही आती है। तो वायरल लोड हमको एक बहुत अर्ली और बहुत एक्यूरेट इंडिकेशन बताता है ट्रीटमेंट फेलियर का, और हमें ये हेल्प करने में बताता है कि हमें पेशेंट का मेडिसिन स्विच तो नहीं करना है सेकेंड लाइन में या फिर थर्ड लाइन में। और अगर हम वायरोलॉजिकल डिटेक्शन टाइमली करते रहेंगे तो हम वायरोलॉजिकल फेलियर अगर हम अर्ली पकड़ पाते हैं पेशेंट में, तो हम हम उसको जो उसके अंदर रेजिस्टेंट म्यूटेंट्स डेवलप होने के चांसेस होते हैं हम उसको भी रिड्यूस कर सकते हैं अगर हम टाइमली वायरोलॉजिकल फेलियर पिक कर लेंगे किसी भी पेशेंट में वाइल ऑन मेडिसिन। एंड ये हमें ये भी बता हेल्प करने में हेल्प करता है कि अगर वायरोलॉजिकल फेलियर हो रहा है किसी पेशेंट में मेडिसिन खाते हुए, तो क्या पेशेंट एडहेरेंट है कि नहीं है मेडिसिन पे, इसको भी डिटेक्ट करने में हमें हेल्प करता है। ये एक गाइडेंस जो है वायरल लोड टेस्टिंग का, ये आप सबने इसका ऑफिस मेमोरेंडम में आया था तो आप सबने पढ़ा होगा। तो इसमें ये बताया कि जैसे हमने वायरल लोड हमने शेड्यूल टाइम पे हमने वायरल लोड टेस्ट कर लिया है पेशेंट का, और अगर वो रिपोर्ट 1000 कॉपीज से लेस आता है तो वी एडवाइज पेशेंट टू कंटिन्यू द सेम ट्रीटमेंट वट एवर पेशेंट इज टेकिंग, और उसको हम रेगुलर मॉनिटरिंग हम एडवाइस करते हैं। बट अगर हमने ये जो हमने शेड्यूल्ड वायरल लोड हमने कंडक्ट करा है और वो वायरल कॉपीज जो है 1000 के ऊपर आ रही हैं, तो हम इस पेशेंट को सपोर्ट करते हैं बाय एनहांस एडहेरेंस काउंसलिंग। हम 3 मंथ्स के लिए कंजेक्टिव पेशेंट को एनहांस एडहेरेंस काउंसलिंग सपोर्ट देते हैं, एंड उसके बाद हम असेस करते हैं कि पेशेंट का एडहेरेंस मोर देन 95% है कि नहीं है। अगर मोर देन 95% होता है तो हम उसका वायरल लोड टेस्ट जो है वो रिपीट करते हैं, एंड अगर वो रिपीट वायरल लोड टेस्ट लेस देन 1000 आ जाता है तो हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि आप अपना जो ट्रीटमेंट रेजिमेंट पहले चल रहा था आप उसी को कंटिन्यू करते रहो रेगुलरली, और अपना रूटीन मॉनिटरिंग टेस्ट वायरल लोड टेस्ट रूटीन मॉनिटरिंग करवाते रहें।
बट अगर ये रिपोर्ट जो हमने 3 मंथ्स एडहेरेंस सपोर्ट करने के बाद हमने उसका वायरल लोड टेस्ट करा है, इफ दिस रिपोर्ट कम्स आउट टू बी मोर देन 1000, हम इस पेशेंट को सेसअप में रेफर कर देते हैं एज उसका एडहेरेंस जो है वो 95% रहा। आपको ये इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है कि जो ये मोर देन 95 एडहेरेंस है वो लास्ट 3 मंथ्स में आपको असेस करना है कि लास्ट 3 मंथ्स में उसका एडहेरेंस हर मंथ में इनहैंस एडहेरेंस काउंसलिंग सपोर्ट के बाद ईच मंथ में उसका मोर देन 95% रहा है, तभी हम ये रिपीट कर रहे हैं। बट सपोजिटली इस पेशेंट का एडहेरेंस इनहैंस एडहेरेंस काउंसलिंग जो हमने EAC-1 करा है, इसमें लास्ट 3 मंथ्स में कभी भी एडहेरेंस 95% से लेस रहा है, हम उसको एनहांस एडहेरेंस काउंसलिंग 2 पैकेज देते हैं फॉर नेक्स्ट कंसेक्टिव 3 मंथ्स, और उसके बाद हम उसका वायरल लोड टेस्ट रिपीट करते हैं, ना कि उसके पहले। फिर उसको उस जब हमने 6 मंथ्स के बाद उसका वायरल लोड टेस्ट रिपीट किया तो देन हम उसका असेसमेंट करते हैं इफ दिस वायरल लोड इज लेस देन 1000, जब जब हम उसको एडवाइस करेंगे कि आप वही ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखो। बट अगर ये रिपोर्ट मोर देन 1000 आता है तो हम उसको सैसअप में रेफर कर देते हैं। तो हमें इम्पॉर्टेंटली हमें एनहांस एडहेरेंस काउंसलिंग सेशंस में करना क्या है और क्या चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है और कैसे सपोर्ट करना है, ये हम आने वाली स्लाइड्स में हम डिस्कस करेंगे। तो आपको इसी एल्गोरिदम को फॉलो करना है जब हम पेशेंट्स को मॉनिटर करते हैं। सो स्टेप अप एडहेरेंस या एनहांस एडहेरेंस काउंसलिंग में ये हमारे गाइडलाइंस में भी दे रखा हुआ है। इसमें हम 3 सेशंस, जो ये 3 दिखा रखे हैं अलग अलग बॉक्सेस, तो इसमें 3 सेशंस हमने कंडक्ट करे हैं, जो कि एक काउंसलर, 1 काउंसलर से काउंसलर ए अगर ए के पास पेशेंट गया तो वो कंडक्ट कर रहा है। सो जो काउंसलर उसको वो कंडक्ट कर रहा है उसका नाम आता है, नेम ऑफ द काउंसलर, किस दिन वो सेशन हुआ है, पेशेंट का जिस टाइम पे EAC-1 का फर्स्ट सेशन बिगिन हुआ है तो उसके लास्ट 3 मंथ्स में एडहेरेंस क्या था वो रिकॉर्ड होता है। तो उसके बाद हम या काउंसलर ये असेस करते हैं कि पेशेंट को एडिक्वेट नॉलेज है ART एडहेरेंस के बारे में, उसको ये नॉलेज है कि उसका अगर ये मेडिसिन रेगुलरली नहीं खाता है तो क्या रिस्क हो सकते हैं, उसके वायरल लोड रिजल्ट्स के बारे में उसको नॉलेज है कि नहीं है, और वो अपनी डोजेजेस जो हैं, जो उसको पिल्स लेनी है हर दिन में, उनका वो एक्यूरेटली टाइमिंग्स पे ले रहा है कि नहीं ले रहा है। तो ये काउंसलर असेसमेंट करते हैं ड्यूरिंग सेशन 1, एंड उसी के अकॉर्डिंगली ये फर्दर कॉलम्स फिल कर देते हैं कि दैट पेशेंट का एडहेरेंस और उसको रिस्क ऑफ पोर एडहेरेंस पता है, येस और नो। उसके यहाँ पे कमेंट्स लिखते हैं कि जो भी अगर उसको मालूम है या नहीं मालूम है तो वो अपने कमेंट्स यहाँ पे ऐड ऑन कर देते हैं। तो सिमिलरली फॉर वायरल लोड टेस्ट के बारे में उसको मालूम है उसको के नहीं मालूम है, और क्या क्या कुछ कमेंट अगर उनके तरफ से है तो वो यहाँ पे ऐड करते हैं। डोजेजेस के बारे में पेशेंट को कुछ के बारे में मालूम है या नहीं मालूम है तो वो भी सिमिलरली येस और नो करके फिर कमेंट्स अपने ऐड कर देते हैं। और फिर सपोर्ट सिस्टम में आइडेंटिफाई करते हैं कि उनका केयर गिवर कौन है, उसका एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्या है वो इसमें मेंशन करते हैं। तो अब वो EAC-1 में ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या कारण से पेशेंट मेडिसिन रेगुलरली नहीं खा पाया है। तो ये गाइडलाइंस में जो ये एनेक्स्चर 6 दे रखा है इसमें बहुत सारे फैक्टर्स दे रखे हैं जो कि काउंसलर्स को बिल्कुल टाइमली हेल्प करते हैं टू असेस कि कौन सा फैक्टर इसमें से हो सकता है। तो ये आप अपने रेडी रेकनर रख सकते हो गाइडलाइंस में से, ये कॉपी करवा के पेशेंट के कार्ड में भी आपको ये आप मिस इन चीजों को जब आप सामने रखोगे तो आप मिस नहीं करोगे कुछ भी बैरियर आइडेंटिफाई करने के लिए। जैसे कि इसमें दे रखे हैं कुछ कुछ फैक्टर्स जो मैं अभी बताऊंगी आपको, जिससे उसमें लिखा है कि पेशेंट का क्या कारण से पेशेंट भूल जाता है, फॉरगॉट मेडिसिन, या उसको कुछ और इलनेस है। सब कई बार क्या होता है पेशेंट को डायरिया है या रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है तो उसको लगता है कि अभी पहले डायरिया की मेडिसिन ले लेते हैं या रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की मेडिसिन ले लेते हैं, ART उस समय के लिए बंद कर देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ज्यादा पिल्स हो जाएंगी तो उनके ज्यादा साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो ऐसे कारण पेशेंट्स बताते हैं जब ये असेसमेंट होती है। तो आप
अपने पास ये इन चीजों जो भी फैक्टर उसमें रहे तो वो आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि पेशेंट ऐसा बताए कि वो कहीं बाहर चले गए थे, कुछ मैरिज में, कुछ फंक्शंस में चले गए थे, कुछ गैदरिंग्स में, सो वो भूल गए लेना, उस ओकेजन में वो भूल गए। या उनको कई बार लगता है कि सब लोग इकट्ठा घर पे हैं, अगर वो सबके सामने मेडिसिन खाएंगे तो उनका जो HIV स्टेटस है दैट कुड हैव बीन डिस्क्लोज्ड इन फ्रंट ऑफ अदर अदर पीपल अराउंड। सो वो उनको फेयर है मेडिसिन का सबके सामने लेने का। या कई बार उनको लगता है कि वो सेंटर में गए मेडिसिन लेने के लिए बट बहुत ज्यादा क्राउडेड था, बहुत रश था, तो उनको लगा कि बहुत वेटिंग करना पड़ेगा, तो दे हैव मिस द मेडिसिन इन दैट पर्टिकुलर मंथ एंड दे केम बैक विदाउट इवन डिस्पेंसेशन। या उनको कई बार कुछ ऐसे फॉल्स बिलीव्स हैं, मिथ्स हैं, फास्टिंग में मेडिसिन नहीं लेना है या कुछ भी ऐसे बिलीव्स हैं, तो वो या फिर इस दिन नहीं लेना है, तो वो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको कोशिश करना है। कुछ अगर पेशेंट में ऐसा कुछ हिस्ट्री है, सब्सटेंस अब्यूज का हिस्ट्री है, कुछ ड्रग्स की हिस्ट्री है, वो असेसमेंट करना है। या पेशेंट को कई बार ऐसा लगता है कि अभी वो हेल्दी फील करना शुरू कर दिया, अब उनको मेडिसिन लेने की नीड ही नहीं है, बिकॉज मेडिसिन तो पहले रिक्वायर्ड थी व्हेन दे वर हैविंग some symptoms or some issues, but now they are okay with after taking medicine, now they can easily stop the medicines। बहुत बार ऐसा होता है कि हम पेशेंट्स को एंटीबायोटिक्स का कोर्स भी अगर हम बताते हैं कि आपको 5 डेज का कोर्स करना है, तो कई बार सेकेंड और थर्ड डे पे ठीक होना शुरू कर देते हैं, तो वो उनको लगता है कि कंप्लीट करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज 3 डेज में तो ठीक ही हो गए हैं। तो ऐसा ART के साथ नहीं है, तो ये उनको प्रॉपरली काउंसिल करना बहुत जरूरी है। कि अगर ऐसा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आप सही भी हो गए हो, तो आपको सप्रेस रखने के लिए वायरस को इन मेडिसिन को रेगुलर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कई बार ही उनको लगता है कि नोबडी वॉज देयर टू रिमाइंड देम टू टेक मेडिसिन, उनका केयर गिवर या सपोर्ट सिस्टम ही नहीं था, तो वो भी आइडेंटिफाई करना एज अ बैरियर इंपॉर्टेंट है। कुछ स्टिग्मा है, कुछ और फैक्टर्स हैं, उनको नॉलेज नहीं प्रॉपर वो गैदर कर पाए रिगार्डिंग ART, वो भी असेसमेंट करना। या कई बार पेशेंट को साइन ऑफ डिप्रेशन होते हैं, तो दे फील दे हैव साइन ऑफ दे लो मूड, लो एक्टिविटी, लेथार्जी और फीलिंग टू क्राई, एक्सेसिव क्राइंग, ऐसा कुछ साइन ऑफ डिप्रेशन रहा, और पेशेंट बिकॉज ऑफ दैट डिप्रेस स्टेट पेशेंट ने मेडिसिन खाना या लेना छोड़ दिया, या उनको ऐसा ऐसा फीलिंग आने लग गया कि उनको अब लाइफ में उनको उनको जीने से कुछ नहीं मिलेगा, तो ऐसा करके ऐसा कुछ अगर सिम्टम्स हैं तो डिप्रेशन का असेसमेंट करना बहुत जरूरी है ड्यूरिंग दिस एनहांस एडहेरेंस काउंसलिंग सेशंस का असेसमेंट में। कुछ फाइनेंशियल इश्यूज थे, ट्रेवल इश्यूज थे, या कुछ और इश्यूज रहे उनके, उनको पिल बर्डन ज्यादा लग रहा था, वो साइड इफेक्ट से उनको फेयर होने लग गया, या कुछ टाइमिंग्स का इश्यूज आ रहा था, उनकी मॉर्निंग में ड्यूटी होता है या इवनिंग में ड्यूटी होता है, कुछ भी टाइमिंग्स के इश्यूज हैं, या उनके पास वो कहीं और कहीं बाहर चले गए, उनके पास ड्रग वो साथ में कैरी करना भूल गए, तो कुछ भी फैक्टर्स थे वो आइडेंटिफाई करना एज बैरियर्स बहुत इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग सेशन 1। देन आप उसको असेसमेंट के बाद आपने एज अ काउंसलर उसका उसमें क्या इंटरवेंशन करा। दिस इज पार्ट ऑफ EAC 1 सेशन। आपका आपका जो काउंसलर्स का जो इंटरवेंशन रहा वो किस फॉर्म में रहा, इन द फॉर्म ऑफ कि आपने उसको काउंसलिंग करा, इंडिविजुअल काउंसलिंग करा, या आपने उसको ग्रुप काउंसलिंग दिया, आपने उसके साथ में किसी और पेशेंट को भी ग्रुप काउंसलिंग में समझाया, तो कैसे इंटरवेंशन करा। हो सकता है कि आप उसको किसी किसी एग्जाम्पल के साथ बताना चाहते हो कि लाइक as regard like as you are taking medicine, similarly this patient is also taking medicine, and आप दोनों को simultaneously as a in a group आप काउंसिल कर रहे हो या इंडिविजुअल कर रहे हो, या आपने उसको पीयर सपोर्ट की फॉर्म में इंटरवेंशन करा, या आपने उसको कुछ उसके किसी हेल्थ गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम से लिंक करने की के लिए इंटरवेंशन करा, उसको फाइनेंशियल इश्यूज थे तो आपने उसको कुछ ऐसी स्कीम्स आपकी स्टेट में थी, गवर्नमेंट स्कीम्स जो ट्रेवल पासेस देते हैं या ट्रेवल सपोर्ट देते हैं, या फिर आपने बाय आउटरीच वर्कर्स या केयर सपोर्ट कोऑर्डिनेटर्स के कोई होम विजिट करवाया, तो कैसा इंटरवेंशन करा वो आपको इसमें बताना जरूरी है। देन आपने क्या
क्या टूल्स से उसको रिमाइंडर्स के लिए हेल्प करने की कोशिश करी, उसको अलार्म्स के लिए सब मोटिवेट करा, कैलेंडर्स में, डायरीज में नोट करने के लिए, या कुछ किसी भी रिटर्न इंस्ट्रक्शंस के फॉर्म में मोटिवेट करने के लिए कोशिश करी, तो वो आपको क्या टूल्स से आपने इंटरवेंशन करी तो वो आपको अपना मेंशन करना जरूरी है। और आपने उसका जो प्लान के बारे में जो उसको बताया है वो आप अपने नीचे मेंशन कर सकते हो, अपने सिग्नेचर के साथ आप उसको छोड़ सकते हो। देन सेकंड सेशन में आपने जो फर्स्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट सेशन जो बैरियर आइडेंटिफाई करे, जो इंटरवेंशंस आपने पेशेंट्स को एडवाइस करें या उसको बताएं, उसका फॉलो अप लेना, उसको पेशेंट आपके प्लान को पेशेंट ने एडहेयर करा है कि नहीं करा उसका असेसमेंट करना, उस प्लान को एडहेयर करते हुए कुछ और इश्यूज पेशेंट को फेस हुए, उसको फॉलो करते हुए कुछ और प्रॉब्लम्स उसको लगी, उसके लिए सपोर्ट करना इज अ पार्ट ऑफ सेशन 2। सिमिलरली अगेन इन द सेशन 3 आप उसको, अगर वो उसका सेशन 1 एंड 2 में आपके प्लान के अकॉर्डिंगली अगर वो एडहेयर करा है, उसको फॉलो करा है, आप उसको जरूर अप्रिशिएट करिए और आप उसको मोटिवेट करिए कि जो स्ट्रैटेजीज आपने मिल के उसके साथ जो डिजाइन करी हैं, जो उसको आइडेंटिफाई करवाई हैं बैरियर्स या इंटरवेंशन आपने जो उसको आइडेंटिफाई करवा के हेल्प करा है, उसको मोटिवेट करिए उसको फॉलो करने के लिए, सो दैट जो आपका एम है कि पेशेंट का एडहेरेंस इंप्रूव हो वाइल ऑन थेरेपी एंड वो वायरल लोड सप्रेशन की तरफ आपका जो एम है वो अचीव हो सके। तो अगर आपके तीनों सेशंस में पेशेंट का एडहेरेंस मोर देन 95% रहा है ड्यूरिंग ईच मंथ EAC 1 में, तो आप उसका वायरल लोड रिपीट करेंगे एंड जब डेट ऑफ वायरल लोड रिपीट वायरल लोड टेस्ट वो आप मेंशन करोगे। वायरल लोड लेस देन 1000 आता है तो आप उसको अप्रिशिएट करिए, उसको मोटिवेट करिए कि आपको अभी इसी तरह से अपना वायरल लोड सप्रेस रखने के लिए मेडिसिन रेगुलरली खानी है, और जो बैरियर्स आपने आइडेंटिफाई करे हैं, जो भी इश्यूज उसके थे वो आपने एड्रेस करने में उसको जो हेल्प करी है उसको मोटिवेट करेंगे तो पेशेंट का एडहेरेंस इंप्रूव होगा। बट अगर एडहेर आपके तीनों सेशंस में आपके प्लान को फॉलो करने के बावजूद भी और आपने जो बैरियर्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं उसको एड्रेस करने के बावजूद भी पेशेंट का वायरल लोड मोर देन 1000 आ रहा है, एडहेरेंस अच्छा होने के बिसाइड्स गुड एडहेरेंस उसका वायरल लोड इज मोर देन 1000, तो आप उसको ऐसे पेशेंट को आप सेसअप में जरूर रेफर करिए सो दैट उसका असेसमेंट हो कि इन इन चीजों के अलावा क्या कारण से वायरोलॉजिकल फेलियर हुआ है, whether it is actual treatment failure or some infection is also there, that patient should be thoroughly assessed in the SASAP now at this point of time. तो इन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर उसका एडहेरेंस सेशन 1 2 3 में बिलो 95% रहेगा तो आप उसको EAC 2 की तरफ मोटिवेट करेंगे, वेयर अगेन फॉर सेशन you will be giving session 4 5 6 where you will be identifying barriers, addressing those barriers, interventions will be designed, and then you will be again motivating patient to improve the adherence, and then you will be repeating viral load at the end of EAC completion of EAC 2। देन अगर उसका वायरल लोड दैट EAC 2 के बाद जो आप रिपीट कर रहे हो इट इज इररिस्पेक्टिव आपका एडहेरेंस लास्ट EAC 1 और EAC 2 में क्या रहा, उसके बाद आप इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट यू विल बी रिपीटिंग योर वायरल लोड, एंड अगर वायरल लोड अगेन 1000 से ऊपर है तो आप सैसअप में उसको भेजेंगे। सो एक इम्पॉर्टेंट ये एक्सरसाइज है जो कि हमें हेल्प करती है आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे सेंटर में कितने पेशेंट्स हैं जो कि अनसप्रेस्ड वायरल लोड के साथ चल रहे हैं और उनको कितने पेशेंट्स को हमको सेसअप रेफरल में भेजने की सेंड करने की नीड है। सो जो ये लाइन लिस्ट है दिस इज ऑटो जनरेटेड, जो हमारा IMS का डेटा है, जो सोच का डेटा है उसमें से ऑटोमेटेड जनरेशन इसका हो सकता है। तो ये डेटा मैनेजर्स ये लिस्ट जनरेट करते हैं और उसका जो है ऐसी ऐसी लाइन लिस्ट दिस शुड बी मेंटेन एट ऑल ART सेंटर इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्ट कॉपी। सो इस लाइन लिस्ट में ये जनरेशन होता है कि आपका पेशेंट जिसका जो भी ART नंबर है, नेम है, एज, जेंडर, वायरल लोड टेस्ट कब हुआ, वायरल लोड काउंट की रिपोर्ट क्या थी, पेशेंट का एडहेरेंस क्या था, लेस देन 95% या मोर देन 95%,
और स्टेप अप काउंसलिंग जो इनहांस एडहेरेंस काउंसलिंग सेशन 1 2 3 हुए, EAC 1 हुआ, वो उसकी डेट क्या थी और उनके बाद पेशेंट का एडहेरेंस का लेवल मोर देन 95% था या लेस देन 95% था, तो वो सिक्वेंशियल सेशन 1 2 3 में रिकॉर्ड होता है। एंड देन स्टेप अप काउंसलिंग, जो हम पहले स्टेप अप काउंसलिंग सेशन इसको नाम देते थे, अब हम बोलते हैं इनहांस एडहेरेंस काउंसलिंग, ये कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ, येस और नो। और हमने वायरल लोड टेस्ट कब रिपीट किया है और उस टेस्ट का रिजल्ट क्या आया है, और हमने किस डेट को पेशेंट को सेसअप में रेफर किया है और किस डेट को पेशेंट सेसअप में रिव्यू हुआ है, और सेसअप की रिकमेंडेशंस क्या थी, whether to continue the same line of treatment, whether to switch to second line or third line, or whatever the recommendations of CESUP were, this will be recorded, and then उसका अगर सेसअप में रिकमेंड हुआ है उसको स्विच करने के लिए, तो डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड लाइन ART. So this line list it should be maintained at all ART center in the form of soft copy. So ट्रीटमेंट फेलियर के लिए जो फैक्टर्स हम असेस करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट आता है ट्रीटमेंट एडहेरेंस, because poor adherence is the most important factor which leads to the virological failure. So क्या कारण से patient non adherent रहा, that is very very important to assess. Unless हम ये identify करें, unless हम patients को वो कारण को identify नहीं किया, उनके लिए intervention नहीं किया, उनके लिए हमने support advice नहीं करा, तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर पेशेंट्स टू मेंटेन. अगर हम स्विच कर भी देते हैं ऐसे पेशेंट को, तो उसके लिए सेकेंड और थर्ड लाइन फेलियर्स भी को लेना भी उतना ही डिफिकल्ट रहेगा, बिकॉज हमारी तरफ से ऐसा कुछ भी इंटरवेंशन या सपोर्ट नहीं हुआ जो पेशेंट को उसका जो फैक्टर्स पहले थे वो फैक्टर्स अभी भी परसिस्ट कर रहे हैं, तो वो अगर जब तक वो एड्रेस नहीं होंगे तो पेशेंट का एडहेरेंस इंप्रूव नहीं होगा और ट्रीटमेंट का जो गोल है वो कभी भी अचीव नहीं हो पाएगा. तो इसके अलावा एडहेरेंस के अलावा ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन जो होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पेशेंट का ट्रीटमेंट फेलियर में, बिकॉज कई बार पेशेंट हमारे पास भी पेशेंट ऐसे आते हैं जो बिसाइड्स एलोपैथिक दे स्टार्ट टेकिंग होम्योपैथिक आयुर्वेदिक एंड अदर ट्रीटमेंट्स, वो चाहते हैं कि उनका रैपिडली ये जो वायरस है ये क्योर हो जाए, and it should not be kind of it should this virus should disappear from the body like anything, so they start trying for all alternative therapies which could be actually the factor to lend patient to the treatment failure. एंड इम्पॉर्टेंटली इसके अलावा हम पेशेंट्स में बहुत बार अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस या मेलिग्नेंसीज होती हैं जो जिनके कारण CD4 का डिक्लाइन होना या फिर उनका ही ट्रीटमेंट हम मल्टीपल मेडिसिन चल रही होती हैं बिकॉज ऑफ अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस, तो वो भी एक कारण है जो कि वायरल सप्रेशन अचीव होने में देरी ला सकते हैं. सो जब भी हमारे पास वायरल लोड टेस्ट रिपोर्ट आता है तो हमें एक लाइन लिस्ट जनरेट करना होता है जो कि ऑटो जनरेटेड होती है फ्रॉम द IMS बाय डेटा मैनेजर्स. तो वो वायरल लोड जब लाइन लिस्ट जनरेट हुई तो उसमें हमें असेसमेंट करना कि हमारे पास अगर हमने 100 पेशेंट्स का वायरल लोड टेस्ट रिपीट किया है तो आउट ऑफ 100 हाउ मेनी हैव वायरल लोड मोर देन 1000 कॉपीज, मे बी 6 है, मे बी 7 है, तो उनका जो लिस्ट है वो जो अनसप्रेस्ड का है उसमें सॉर्टिंग करिए. दिस लिस्ट शुड बी शेयर्ड विद द काउंसलर्स के साथ, वो लिस्ट शेयर करें सो दैट उनको आप टेलीफोनिकली फॉलो अप करके उनको ART सेंटर में विजिट करने के लिए मोटिवेट करिए. और ऐसे पेशेंट्स को हमें फोकस करना है, ये हमारे टारगेट हैं, सो दैट हम उनको इंटेंसिव सपोर्ट प्रोवाइड कर सकें, सो दैट हम उनको हेल्प कर सकें वो ट्रीटमेंट एडहेरेंस को इम्प्रूव करने के लिए. तो ऐसे पेशेंट्स को जैसे अभी हमने 3 सेशंस के लिए बात करी है, तो वो हमें मिनिमम ऑफ 3 सेशंस हमें देने होते हैं. जो भी न्यूली इनिशिएटेड पेशेंट्स होते हैं उनको भी हम, और अनसप्रेस्ड पेशेंट्स को भी हम 3 सेशंस देते हैं टू इम्प्रूव द एडहेरेंस.
एंड इट इज प्रेफर्ड दैट जो ये सारे सेशंस हैं, सेशन 1 2 3, दिस शुड बी डन बाय द सेम काउंसलर, सो सो दैट एक कंसिस्टेंसी और एक जो रैपो बिल्डिंग हुआ आपके साथ पेशेंट का, जब आपने उसके बैरियर्स असेस कर रहे हैं या जब आपने सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो कंटिन्यूटी में रहे और उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भी कर सके, सो दैट टू रिजॉल्व जो हम जो भी उसका इशू आइडेंटिफाई करा है वो रिजॉल्व हो सके। एंड ये जो सेशंस हैं हमें जो प्लान करने हैं, काउंसलर्स ने करने हैं, जब भी उनका ड्यू डेट, रिविजिट डेट प्लान है सेंटर में, आप उसके साथ भी ये लिंक कर सकते हो। एंड आप अपने पास जो अभी रेडी रेकनर आपको दिखाया है वो आपको हेल्प करेगा, फैसिलिटेट करेगा कि आप कुछ भी पॉइंट उसमें मिस ना हो जब आप पेशेंट का इनहांस एडहेरेंस काउंसलिंग करते हैं। सो मान लीजिए पेशेंट एआरटी सेंटर में नहीं आ सकता है फॉर एनी रीजन, तो आप उसको ये जो स्टेप अप काउंसलिंग सेशन है थ्रू टेलीफोन भी दे सकते हैं, उसको एनकरेज कर सकते हैं, आप उनको कॉलिंग करके उसको एनकरेज कर सकते हो ट्रीटमेंट एडहेरेंस के लिए, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि क्या क्या कारण से उसने मिस करा या टाइम एडहेरेंस लैक कर रहा है या कुछ और इन्फेक्शन की मेडिसिन शुरू कर दिया या उसको कुछ और फेयर था या एंग्जाइटी थी या स्ट्रेस था, तो वो असेसमेंट आप टेलीफोनिकली भी कर सकते हैं। और जब आप स्टेप अप काउंसलिंग सेशन करते हैं तो आपको इंडेक्स टेस्टिंग के लिए भी पेशेंट को एनकरेज करना है, आपको ये एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप उससे बात करते हैं तो आप सेम टाइम पे उसकी इंडेक्स टेस्टिंग का भी असेसमेंट कर सकते हैं। इफ दैट हैज नॉट बीन डन तो आप उसको फैसिलिटेट करवा सकते हैं, इंश्योर करवा सकते हैं अपने सेंटर में। सो रिपीट वायरल लोड टेस्टिंग जो है, दिस मस्ट बी डन वंस जो ट्रीटमेंट एडहेरेंस इज मोर देन 95% फॉर कंसेक्टिव 3 मंथ्स। कॉन्जिक्यूटिव 3 मंथ्स में अगर पेशेंट का एडहेरेंस जो है मोर देन 95% आया है, तभी आप रिपीट वायरल लोड टेस्ट करिए। बिकॉज जैसे मैंने बताया कि अगर एडहेरेंस ही उसका पुअर है या इम्प्रॉपर है, तो आप और जो फैक्टर्स जो आइडेंटिफाई ही नहीं हुए हैं, जब तक वो ही एड्रेस नहीं होंगे, इवन इफ आप रिपीट वायरल लोड कर भी लेंगे तो दैट इज गोइंग टू बी ऑन द हायर साइड। बट रिकमेंडेशंस है कि आपको कंसेक्टिव 3 मंथ्स में अगर उसका एडहेरेंस मोर देन 95% रहा है, तभी आप उसका जो वायरल लोड टेस्ट है वो रिपीट करिए। एंड इफ एडहेरेंस इज लेस देन 95% ड्यूरिंग ESC 1, आपको ESC 2 शुड बी रिपीटेड बाय अनदर काउंसलर। नाउ काउंसलर ए ने फर्स्ट ESC 1 दिया, अब काउंसलर बी के पास उसको ESC 2 सेशंस करवाने हैं फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स। हो सकता है उसका रेपो एक फर्स्ट काउंसलर से नहीं हुआ प्रॉपरली एस्टैब्लिश, तो सेकेंड काउंसलर में भी उसको हेल्प कर पाए फॉर द बेटर असेसमेंट, और यहाँ पे उससे उसका रेपो बिल्डिंग अच्छा हो पाए, तो वो उसको अपने बैरियर्स आइडेंटिफाई करवाने में या फिर उसको सपोर्ट उसका बेटर उससे असेसमेंट हो सके या फिर फॉलो कर सके उसका प्लान। And then viral load test to be done at the end of ESC 2 irrespective of the adherence. And आपको ये भी इंश्योर करना है कि पेशेंट का जो इन्वेस्टिगेशंस हैं वो जो बाकी इन्वेस्टिगेशंस हैं वो भी अप्रोप्रिएटली टाइमली हो जाए। और जब ESC 2 के में भी उसका वायरल लोड इज हाई, तो आप ऐसे पेशेंट को सेसअप में भेजेंगे सो दैट टू गेट असेसमेंट फॉर स्विच या फिर कुछ चेंज ऑफ मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है। और पेशेंट को जो रेफरल है, ई रेफरल जो है, अगर वायरल लोड मोर देन 1000 आ रहा है तो ई रेफरल जो है सेसअप का विद इन 2 days ऑफ रिसीविंग वायरल लोड रिपोर्ट करना है, विदाउट वेटिंग फॉर पेशेंट टू कम। ये नहीं है कि पेशेंट को ही जाके वहां विजिट करना है, दिस इज एक्चुअली द ई रेफरल विच शुड बी मेड विद इन 2 days ऑफ रिसीविंग द वायरल लोड रिपोर्ट। एंड सैसअप जो है वो वीकली होती है, एंड सैसअप विल रिव्यू द केस, और उसका जो फीडबैक है वो विद इन 1 week ऑफ द रेफरल सैसअप को उसके फीडबैक्स भेजने होते हैं टू द रेफरिंग ART सेंटर। सो सैसअप क्या है? स्टेट एड्स क्लिनिकल एक्सपर्ट पैनल है ना, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में ये है, ART+ में है। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में जो ये पैनल है,
ये एंड ART प्लस में ये पैनल वीकली मीटिंग होते हैं। इस पैनल को जो चेयर करते हैं प्रोग्राम डायरेक्टर, देयर इज वन एक्सपर्ट फ्रॉम ART एक्सपर्ट जो कि नाम नैको प्रोवाइड करता है। इसमें जॉइंट डायरेक्टर CSP या रीजनल कोऑर्डिनेटर, वो भी इसमें जहाँ पे भी वो सैसअप हो रही है वहाँ के रीजनल कोऑर्डिनेटर वहाँ पे ये उसका मेंबर होते हैं। एंड अगर उस सैसअप में कोई पीडियाट्रिक पेशेंट है तो पीडियाट्रिशियन जो है वो PCOE से भी उसका एक पैनल का मेंबर होते हैं। ART प्लस में जो ये सैसअप है, नोडल ऑफिसर होते हैं वहाँ पे, एंड वन एक्सपर्ट फ्रॉम NACO एंड डेसिग्नेटेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम SAGS और डैपको ओरिजिनल कोऑर्डिनेटर, पीडियाट्रिशियन जहाँ पे भी पीडियाट्रिक पेशेंट जब भी असेस होगा, एंड SMO एंड MOs फ्रॉम ART सेंटर, दे विल अटेंड द सैसअप मीटिंग बाय रोटेशन। सो व्हेन अ पेशेंट जब हम रेफर करते हैं तो कौन कौन से पेशेंट हमें रेफर करने हैं, कब कब करने हैं और किन किन को रेफर करना है। जो जिस पेशेंट को भी सस्पेक्टेड एंटी रिट्रोवायरल ट्रीटमेंट फेलियर है, तो ये हमने कैसे आइडेंटिफाई करा, वायरोलॉजिकल फेलियर से। जिस पेशेंट का भी सस्पेक्टेड या कोई मॉडरेट या फिर सिवियर एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो रहा है और उसको सब्स्टिट्यूशंस की नीड है, तो ऐसे पेशेंट्स को भी आप सैसअप में रेफर करोगे फॉर रिव्यू फॉर डिसीजन। समटाइम्स क्या होता है कि पेशेंट को कुछ ड्रग एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशन या कुछ ऐसी अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होता है जिसका मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा होता है या फिर जिसको हायर सेंटर में भेजने की नीड होती है, तो आप ऐसे पेशेंट को भी सैसअप में भेजेंगे। इसके अलावा कई बार हमारे पास ऐसे पेशेंट्स रजिस्टर्ड होते हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर से या फिर डिफरेंट रेजिमेंट से वो पहले उनका ट्रीटमेंट चल रहा होता है एंड नाउ दे वांट टू ज्वाइन द गवर्नमेंट प्रोग्राम, तो ऐसे पेशेंट को भी आप सैसअप में भेजेंगे एंड देन यू विल बी डूइंग द गिविंग द ट्रीटमेंट एज पर द सैसअप रिकमेंडेशन। सो ई सैसअप एंड टेली सैसअप ये दोनों अभी नाम डिफरेंट हैं। ई सैसअप में आपने पेशेंट का जो सारा रेफरल है वो उसका डिटेल्स जो है वो आपने एक रेफरल फॉर्म में आपने भेजा ART सेंटर को एंड रिव्यू हुआ पेशेंट की एब्सेंस में बाय द सैसअप मीटिंग एंड जो और उसके जो रिमार्क्स थे जो फीडबैक थे वो शेयर हो गए बाय द सैसअप बाय द COE और ART प्लस टू द रेफरिंग सेंटर विद द रेफरिंग सेंटर। अब टेली सैसअप क्या है? टेली सैसअप में आपने पोस्ट ई रेफरल जो प्रोसीजर आपने फॉलो करा ART सेंटर ने, एंड सैसअप जो है ये दिस विल बी वर्चुअली कनेक्टेड। सो ART सेंटर जो है वो अपना जो केसेस हैं वो सैसअप को प्रेजेंट करेंगे इन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ पेशेंट। सैसअप जो इसका रिकमेंडेशंस फर्दर देंगे, तो जो इसका जो देंगे फर्दर, और दिस इज एक्चुअली टेलीसेसअप में आप पेशेंट्स का अपना आपके जो सेंटर्स हैं आपके साथ वो वर्चुअल एक कनेक्शन है। सो यू कैन हैव ART सेंटर्स जो भी आपके लिंक्ड हैं, दे आर प्रेजेंटिंग देयर केसेस टू यू एंड देन यू आर रिव्यूइंग दोज केसेस एंड गिविंग देयर रिकमेंडेशंस and helping them to decide for the further course of the actions. तो इसमें पेशेंट का टर्न अराउंड टाइम भी रिड्यूस हो गया। उसमें आपको जो बार बार उनको मेल्स करके कम्युनिकेशंस करना है या उनसे उनका डिसीजंस लेना है वो भी उसमें भी टाइमिंग्स में भी शॉर्टन हो गया और आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलता है आप सेम टाइम पे जो ART प्लस है या COEs हैं वो सेम टाइम पे अपने ART सेंटर्स को मेंटरिंग भी प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको कैपेसिटी बिल्डिंग भी कर सकते हैं। So it's a kind of this will shorten the time period when the telesessions are being conducted. सो रेजिमेंट्स का कैसे डिसीजंस लेते हैं कि कौन सा रेजिमेंट कब देना है एज अ सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन, इसके बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट लाइन ART जो हमने इनिशियल रेजिमेंट शुरू करा पेशेंट का जो कि कभी भी ARV ड्रग्स को एक्सपोज नहीं था, सो ART नाइफ पेशेंट को जब हमने जो भी मेडिसिन फर्स्ट शुरू करी दैट इज द फर्स्ट लाइन ART। एंड जो सब्सिक्वेंटली हमें मेडिसिन जो रेजिमेंट चेंज करके देते हैं आफ्टर द फर्स्ट लाइन थेरेपी हैज फेल्ड, जब उसका फेलियर हो जाता है तो उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन देते हैं दैट इज कॉल्ड एज सेकेंड लाइन ART। एंड व्हेन सेकेंड लाइन ART fails, the subsequent regimen which is being given to any patient it is called as third line ART.
सो सब्स्टिट्यूशन एंड स्विच में दोनों में अंतर है. सब्स्टिट्यूशन में हमने सिंगल ड्रग का रिप्लेसमेंट करा बिकॉज ऑफ एनी एडवर्स ड्रग रिएक्शन विद दैट पर्टिकुलर ड्रग, या फिर ऐसा कुछ इंडिकेशन था कि हम एक पर्टिकुलर ड्रग नहीं कंटिन्यू कर पाते हैं. आप सबको मालूम है जो एआरटी देते हैं इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 ड्रग्स. सो जो अभी हम जो यूज कर रहे हैं दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एनआरटीआईज विद 1 इंटीग्रेज इनहिबिटर. तो ऐसा कुछ भी जो हमारे ये टीएलडी, इसमें कुछ ऐसी ड्रग से कुछ ऐसी टॉक्सिसिटी डेवलप होने शुरू हो गई, या ऐसा कुछ इंट्रैक्शन था कि हम इसमें से एक कंपोनेंट हम नहीं यूज कर सकते हैं एंड हमें वो रिप्लेस करना है. लाइक सपोजिटली पेशेंट को नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो रहा है, तो हमें टेनोफोविर कंपोनेंट, वी नो दैट टेनोफोविर इज नेफ्रोटॉक्सिक, हमें उसको रिप्लेस करना है विद अबैकाविर. तो हमारा ये सिंगल ड्रग जो रिप्लेसमेंट हुआ दिस इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन. एंड स्विच इज जब ट्रीटमेंट फेलियर हो जाता है, लाइक वी हैव डॉक्यूमेंटेड वायरोलॉजिकल फेलियर पेशेंट का वाइल ऑन मेडिसिन 6 मंथ्स के बाद 12 मंथ्स के बाद जब हमने वायरल लोड किया, देयर इज अ डॉक्यूमेंटेड वायरोलॉजिकल फेलियर, प्लाज्मा वायरल लोड इज मोर देन 1000 एंड नाउ वी नो दैट देर इज लॉस ऑफ एंटीवायरल एफिकेसी. जो हम एंटीवायरल्स जो हम मेडिसिन दे रहे हैं एज एंटी रिट्रोवायरल मेडिकेशंस, उनका एफिकेसी का देर इज अ लॉस ऑफ दैट एफिकेसी. एंड नाउ दिस ट्रीटमेंट रेजिमेन वी नीड complete change of that regimen to the another line of treatment, which is when the entire regimen is being changed. Now supposedly किसी को TLDS first line मिल रहा था, now entirely tenofovir को भी change करना है, DTG को भी change करना है आपको another medicine से, तो entire regimen is being changed. This is called as switch of the therapy. सो एनी सब्स्टिट्यूशन आपको हमेशा याद रखना है. अगर हम 6 मंथ्स के बाद या 12 मंथ्स के बाद कोई भी सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, एनी सब्स्टिट्यूशन आफ्टर 6 मंथ्स, दिस शुड बी प्रिसीडेड बाय द वायरल लोड टेस्ट. उसके पहले वायरल लोड टेस्ट करवा के देखें, बिकॉज हो सकता है उस पेशेंट को कंप्लीट स्विच की नीड हो रादर देन ओनली सब्स्टिट्यूशन. राइट, बिकॉज अगर हमने हमारे वी वर थिंकिंग कि टेनोफोविर से नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो रहा है, हमें सिर्फ टेनोफोविर को अबैकाविर पे करना है, बट अगर हम उसका वायरल लोड करवा के देखते हैं एंड इफ दैट वायरल लोड कम्स आउट टू बी मोर देन 1000, सो विल गेट टू नो कि ये पेशेंट बिसाइड्स हैविंग टेनोफोविर नेफ्रोटॉक्सिसिटी, इस पेशेंट को फेलियर भी हो रहा है, वायरोलॉजिकल फेलियर भी है. दिस पेशेंट मे बी इन द नीड ऑफ कंप्लीट एआरटी स्विच. सो रिमेंबर, जब भी हम कोई सब्स्टिट्यूशंस के लिए डिसाइड करते हैं या भेजते हैं, तो हमें उसको वायरल लोड टेस्ट जरूर करवा के देखना है कि कंप्लीट स्विच तो नहीं रिक्वायर्ड है. सो whenever there is virological failure, हम कुछ resistant mutations expect करते हैं with the different ARVs जो कि इस टेबल में दे रखी हैं. इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट मैं बात बताऊंगी, जो लैमिवुडीन से जो म्यूटेशन है विच इज M184V वैलेंट टू मिथ्योनिन 184 कोडोन पे जो म्यूटेशन है, this reduces viral fitness. So that is why अगर हमारा लैमिवुडीन एज फर्स्ट लाइन गया TLD में, और जब हम इसको स्विच करते हैं सेकेंड लाइन या थर्ड लाइन में, जिसमें हमने अगर ZL80VR भी दिया या कुछ और थर्ड लाइन में हमने दोरोनाविर के साथ दिया, तो यू विल बी नोटिसिंग कि लैमिवुडीन हम ऑल लाइंस ऑफ रेजिमेंट्स में कंटिन्यू कर रहे हैं, बिकॉज जो ये म्यूटेशन इससे डेवलप होता है M184V, this reduces viral fitness, which is always that is why it is always advisable to continue lamivudine in all lines of treatment. So if a patient fails on tenofovir based ART, like tenofovir TLD था या फिर ALD था, तो हमें सेकेंड लाइन में उसको हमें टेनोफोविर कंपोनेंट नहीं देना है, DTG कंपोनेंट नहीं देना है, तो हम सेकेंड लाइन में उसको ZL80VR एडवाइस करते हैं. बट मान लीजिए पेशेंट का हीमोग्लोबिन लेस देन 9 है, तो हम जाइडोवुडीन को नहीं पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं. उस केस में हम HP उसका लेस देन 9 है, तो उस केस में हम एटाजेनाविर और DTG का जो डोज है, DTG को हम कंटिन्यू करते हैं विद द हायर डोज. DTG का डोज हम ट्वाइस अ डे कर देते हैं विद द प्रोटीज इनहिबिटर्स.
एंड जो उसका एग्जिस्टिंग बैकबोन हम किसको बोलते हैं, जो 2 NRTIs जो बैकबोन्स हैं टेनोफोविर लामिवुडिन, वो हम कंटिन्यू करेंगे। सो नाउ दिस पेशेंट, अगर आप देखोगे, अगर सपोज ये TLDS फर्स्ट लाइन था, बट हम ये पेशेंट फेल हुआ है ऑन फर्स्ट लाइन ART, नाउ दिस पर्सन विल बी ऑन, हम उसको HP उसका लेस देन 9 है, वी कैन नॉट गिव दिस पर्सन जाइडोविडिन, सो दिस पर्सन विल बी ऑन TLD with the higher dose of DTG. So DTG तो BD था, है ना, TLD with DTG, and we will be adding atazanavir as the second drug in this regimen. So अगर पेशेंट को ZLD चल रहा था as first line, so we will be, and this patient requires switch in the therapy, as second line we will be giving tenofovir. We will be replacing zidovudine with tenofovir. We'll be continuing lamivudine, and in place of DTG we'll be giving protease inhibitors, which is atazanavir. And always remember, protease inhibitors are always given with a booster, which is ritonavir. So protease inhibitor atazanavir with ritonavir as a booster. सो ये भी एक टेबल है, अगर पेशेंट जो है फेलिंग रेजिमेन उसका डिसाइड करने के लिए, जैसे अभी ये बताए। सो जाइडोविडिन अगर पेशेंट को एज फर्स्ट लाइन था विद NNRTIs या PIs था, तो अगर ऐसा पेशेंट, जैसे सपोज ZLN था या ZLE था, उस पे पेशेंट फेल हुआ, या ZLATVR या ZLLPVR पे पेशेंट फेल हुआ, तो हम इन पेशेंट्स को हम जो है DTG एज सेकेंड लाइन देंगे। So sometimes क्या होता है, patients are exposed to multiple NRTIs, and as so क्या करना है? Requesting all the participants to kindly bear with us. So we have to decide for the second line and third line regimen based on what medicines were given as first line. So if somebody has been given TLD as first line and has failed on this, we will be giving protease inhibitors and in the second line. So and the backbone would be, if the hemoglobin is more than 9 or less than 9, we will be deciding for zidovudine to continue or not to continue. Similarly, if somebody has failed on protease inhibitor which was being given as first line, so we will be giving as DTG as second line ART. So as third line, we have doronavir boosted with ritonavir as a third line drug. So those patients who fail on first line or second line therapy, they are being given doronavir as third line with continuation of existing NRTI backbone. एंड अगर उनका DTG पहले OD गया तो हम DTG को हायर डोज में देते हैं ट्वाइस अ डे फॉर्मुलेशन में. So this change in the therapy is being decided in the SESUP. So now these are the various scenarios जिसमें अगर हम पेशेंट फेल हुआ है, अगर जिस थेरेपी में, जिसको मैंने ब्रॉडली बताया आपको, तो यू हैव टू सी व्हाट मेडिसिन्स आर बीइंग गिवन एज फर्स्ट लाइन, वेदर इट वाज इंटीग्रेज इनहिबिटर्स DTG के साथ हमने दिया था, या फिर हमने प्रोटीज इनहिबिटर्स के साथ दिया था, या फिर पेशेंट हमारा NNRTIs के साथ ले रहा था फर्स्ट लाइन, तो हम सेकेंड लाइन में ऐसे पेशेंट को NNRTI था पहले या प्रोटीज इनहिबिटर्स था, तो हम सेकेंड लाइन में हम उनको इंटीग्रेज इनहिबिटर्स DTG के साथ देते हैं. और अगर पेशेंट का इंटीग्रेज इनहिबिटर एज फर्स्ट लाइन था, नाउ दीज हैव फेल्ड, तो वी विल बी गिविंग प्रोटीज इनहिबिटर एज सेकेंड लाइन ART व्हिच इज एटाजेनाविर नाउ. बट अगर ऐसा पेशेंट अगर फेल हो रहा है on protease inhibitors atazanavir and now this requires third line ART, so we'll be giving doronavir as third line ART.
सो सिमिलरली जैसे रेफरल्स सैसप्स को आते हैं फ्रॉम वेरियस एआरटी सेंटर्स या एआरटी प्लस में आते हैं, तो सिमिलरली सर्टन केसेस आर देयर विद द सैसप एज वेल, जहाँ पे हमें नासप का, नेशनल एड्स क्लिनिकल एक्सपर्ट पैनल का हमें रेफरल की नीड पड़ती है। तो हम ऐसे केसेस को, लाइक वी रिसीव रेफरल्स फ्रॉम एआरटी सेंटर्स, सैसप्स एंड इन द सीओईज और एआरटी प्लस, दे सेंड their difficult cases or the cases who need a higher consultation to the NASAP on this email ID. So there is again a procedure, एक referral form है जिसमें पूरी details आती हैं and patients are being referrals, e-referrals are being sent for the expert opinions. So आपको ये याद रखना है, all patients on second line or third line ART, they have to undergo their viral load test every 6 monthly, and viral load algorithm is to be followed जो अभी हमने डिस्कस करा। एंड जो जिन पेशेंट्स का भी अनसप्रेस वायरल लोड है, दे हैव टू अंडरगो एक्सक्यूज मी, दे हैव टू अंडरगो एनहांस्ड एडहेरेंस काउंसलिंग। Excuse me. So good adherence is we refer the patient with suspected treatment failure to the Center of Excellence or ART plus, and we try to improvise plan to improve adherence to the patient. Close monitoring is being done. Enhanced adherence counseling sessions are being given. And third line prescription जो है, if somebody is requiring third line, this can be done by SESUP at COE, and third line can be provided from the respective ART center as like second line ART. Therefore, transfer out for patient for initiation of third line ART is not required. तो ये लैब पैरामीटर्स हैं जो हम रेगुलरली असेस करते हैं। इफ समबडी इज ऑन सेकेंड और थर्ड लाइन एआरटी, वेयर सीबीसी, एलएफटीज, केएफटीज, ब्लड शुगर्स, लिपिड लेवल्स, वायरल लोड एंड CD4 आर रेगुलरली डन. Importantly, viral load is to be done at every 6 monthly, and CD4 count is to be followed as the algorithm of having more than 350 at 6 months apart, two values. So CD4 testing should be done every 6 monthly until the CD4 count reaches more than 350 and plasma viral load is less than 1000. And अगर किसी patient का viral load is more than 1000, CD4 monitoring हमें restart करना होता है. And because virological failure है, तो we have to look for immunological failure and suspected treatment failure also. So treating doctor can request for even CD4 or viral load test whenever it is required while managing any patient. So जो पेशेंट्स DTG बेस्ड रेजिमेंट्स पे होते हैं, हमें उसमें सबसे इम्पोर्टेंटली अगर कोई TB के मेडिसिन भी ले रहा है तो हमें ड्रग ड्रग इंट्रैक्शंस का ध्यान रखना है, और हमें इनमें DTG का हायर डोज देने का ध्यान रखना है. दैट DTG नीड्स टू बी गिवन ट्वाइस इन अ डे रादर देन सिंगल डोज प्रेपरेशन. सो अगर पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस हुआ है एंड पेशेंट इज ऑन प्रोटीज इनहिबिटर बेस्ड थेरेपी, तो हमें अगेन इन पेशेंट्स को जो ट्यूबरकुलोसिस में रिफैम्पिसिन जा रहा होता है, तो हमें उसको रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड है विद द रिफाब्यूटिन. एंड रिफाब्यूटिन का डोजेज 150 mg पर इन अ डे if the weight of patient is more than 30 kg, but इसकी availability का issue रहता है. So recommendation now is that if rifabutin is not available, levofloxacin is to be used instead of rifampicin along with the protease inhibitor based regimen, which is there in the second line or third line, like atazanavir. Patient can be on atazanavir or zoranavir based ART and having tuberculosis. So आपको इसमें rifampicin, in place of rifampicin you can give levofloxacin, which is to be used in place of rifampicin. So remember, जब भी patient rifabutin या rifampicin पे होते हैं, तो they can have a orange brown discoloration of skin, tears, saliva, sweat, urine and stools, which needs to be counseled. Patient needs to be counseled whenever you are prescribing such medicines to the patient.
And while on rifabutin, if patient can have a severe headache, fatigue, flu-like symptoms, or any visual complaints, so they should be actually seen by the doctors whosoever have written it, and patient should be explained about these side effects at the time of prescription. So certain side effects are important depending upon which regimen patient is on. अगर tenofovir उनको मिल रहा है तो आपको renal function test का monitoring at regular interval is required. If it is a minor side effect to symptomatic management से control में हो सकते हैं. Otherwise, if it is severe, moderate to severe, then you may be requiring CSAP referral, and you may be requiring expert opinion in such cases. So tenofovir as like nephrotoxicity, this can also reduce bone mineral density. तो इसके लिए भी आपको पेशेंट को एक्सप्लेन करना होता है. एंड कैल्शियम सप्लीमेंट्स आपको रिक्वायरमेंट हो सकती है अगर ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप हो रहा है तो. DTG जो है वो इट इज अ वेरी वेल टॉलरेटेड ड्रग. समटाइम्स इंसोम्निया या वेट गेन या हेपाटोटॉक्सिसिटी रेयरली इट इज देयर. एंड सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट और माइनर साइड इफेक्ट्स करने की नीड होती है. एंड आपको वुमेन को जब आप रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में दे रहे हैं तो यू हैव टू टेक द कंसेंट व्हाइल प्रिस्क्राइबिंग दिस मेडिसिन. Atazanavir is also very safe drug, but it can cause hyperbilirubinemia, which is if it is not accompanied with the transaminitis, it can be safely continued. आपको पेशेंट को at the time of prescribing atazanavir, आपको ये पेशेंट को एक्सप्लेन करना जरूरी होता है कि that there can be yellowness of eyes initial period में. And आप if it is only increase in the bilirubin levels only, there is no raised AST or ALT, it can be safely continued. Sometimes patient को atazanavir के साथ आपको अगर प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स या एंटासिड देने की नीड हो रही है फॉर एनी सिम्टम्स, तो आपको ये एडवाइस करने की नीड है कि आपको एटाजनाविर जो है एटलीस्ट 2 आवर्स बिफोर और 1 आवर आफ्टर द एंटासिड लेना है, और इसके साइमल्टेनियसली नहीं लेना है. सो लोपिनाविर जब भी हम एज सेकेंड लाइन देते हैं पेशेंट्स को, तो there can be disturbed bowel movements, diarrheas in the initial phase, and supportive management से ये manage हो सकता है. Lamivudine is a very safe drug, rarely any side effects. Symptomatic management for minor side effect is being done. So similarly, darunavir जो है, it is also very safe drug. There can be rare cases of skin rash. We have not seen any of the skin rash with darunavir in our center, but it can be there. Symptomatic management हम करते हैं अगर कुछ minor side effects हैं, but there can be आपको if person is on darunavir, आपको regular liver function test, lipid monitoring, blood sugar level monitoring required होता है. So there can be other side effects with darunavir, which can be hepatotoxicity या GI intolerance हो रहा है या headache या hyperlipidemia. But again, supportive counseling and symptomatic management for minor side effects. But if there is any grade 4 allergic reaction, then it has to be stopped, which we have not seen, but it can be there. So if somebody has developed unconjugated hyperbilirubinemia, that is only raised in the bilirubin, but there is no accompanied raised AST or ALT level, so क्या हमें उसको discontinue करना है या continue करना है? तो this depends that what is the severity of jaundice which has developed. If somebody is on atazanavir, आपको काउंसिल करना बहुत जरूरी है पेशेंट को. Alternate regimen हम तभी एडवाइस करेंगे इफ इट इज अनएक्सेप्टेबल लेवल ऑफ जॉन्डिस या फिर ग्रेड एंड उसके साथ ग्रेड 3 या ग्रेड 4 transaminitis है accompanied. Only then we will be advising alternate regimen. Otherwise, we'll be counseling patient, we'll be advising it is kind of physiological, while as one of the minor side effect. And as patient is continuing, this is not having any accompanied liver enzymes elevation. This can be safely given.
So, but if there is hepatic insufficiency, we need to adjust the dose. आपको child pug scoring करना होता है to assess severity and prognosis of chronic liver disease if it has occurred. And आपको उनका simultaneously patient को अगर कुछ chronic hepatitis भी है तो उन cases में आपको scoring बहुत help करते हैं. And it can only be safely used with chronic liver disease in if the class is A, and it should not be used in those with the class B or C symptoms. सो ये जो स्कोरिंग के लिए टेबल दे रखा है जिससे हम ग्रेडिंग करते हैं फॉर एन्सेफलोपैथी, एसाइटिस, एल्ब्यूमिन, टोटल बिलिरुबिन and total prothrombin time and INR के बेस पे, and we look for the scoring whether it is in class A, B or C. इसी तरह इंसेफ्लोपैथी अगर किसी को डेवलप हो रहा है तो उसकी ग्रेडिंग भी करना, वेदर इट इज ग्रेड 1 माइल्ड कंफ्यूजन है, ड्राउजीनेस हो रहा है, या फिर ग्रेड 3 या फिर ग्रेड 4 इंसेफ्लोपैथी है, तो वेयर वी मे नीड टू रिप्लेस द ड्रग विच इज ऑफेंडिंग ड्रग. स्कोरिंग सिस्टम में क्लास ए में 5 to 6 पॉइंट्स में आता है, 7 to 9 class B में, and if those scores comes out to be more than 9, this will be class C child pug scoring. So DTG का जो है, this is actually somebody is on antacids या any preparations which are having aluminium, magnesium or calcium, so आप DTG को advise करेंगे at least 2 hours before or at least 6 hours after the antacid which are having these cations. So if somebody is on rifampicin, आपको advise करना है कि that DTG is to be taken twice in a day. And if a patient is on anti-epileptic drugs or carbamazepine, आपको DTG का जो DTG का dose है, it has to be increased twice in a day. Similarly with DTG, if somebody is on metformin based oral hypoglycemics, तो आपको उनको ये advise करना कि metformin का जो आपको metformin lowest dose पे initiate करना है and titrate करना है based on the patient का कितना glycemic control चल रहा है, and dose of metformin should not be more than 1000 milligrams in a day. So certain drugs are contraindicated with protease inhibitors, and rifampicin के साथ this decreases the concentration of boosted PIs, so it should not be used concomitantly. And atorvas का है, increased concentration of atorvas is possible, so we need to give the lowest effective atorvas का dose while monitoring for the adverse effect if somebody is requiring hypolipidemics as well. So this has been explained that if atazanavir is to be given, we with the proton pump inhibitor or H2 blocker, this has to be given at least 2 hours before or 1 hour after the antacids. So this has been told. So important, finally, this is the viral load is the very important step to assess for virological failure, and it is earlier and the first one to pick up if somebody is failing on medications, and gives early and the correct identification of the treatment failure. Even if some treatment failure, clinical failure is there, and we want to say that there is virologic, that patient requires switch, it has to be accompanied with the virological failure. So that assessment is very important. Clinical and CD4 monitoring is essential for patients who are on HIV2, who are diagnosed with HIV2, as we will be only monitoring, we are only doing HIV1 viral load, and if somebody is having HIV2 infection, then we continue with the clinical monitoring and with the CD4 monitoring for such patients. And adherence plays a very important role. If somebody is on whether on first line, second line or third line, it has to be emphasized at each visit in the center. And for any switch in the therapies, second line or third line ART, this needs to be initiated only after the CESUP review. This was all for this session. If you have any question, please put in the chat box or you can ask me.
Thank you so much, ma'am. Any questions from the participants? Please feel free to unmute your mic. Ma'am, there are no questions in the chat box. Right. Thank you, Shweta. Thank you, ITech, for giving me Thank this you so much, opportunity. ma'am. Thank you. Thank you Thank to you. all the participants for patient listening. We will conclude the session. Thank you.